दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में भी हम एक साक्षात्कार करने वाले हैं, एक मुलाकात करने वाले हैं। और मुद्दा जो है हमारा, वो गुजरात के युवाओं को लेकर। युवाओं में युवक युवती दोनों आ जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। गुजरात की उन बच्चियां, जो बेटियां हैं, जो कि पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती हैं, शहरों में तो जाती ही जाती है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहां जो जाती है और उनको जो सुविधाएं दी जाती है, उसमें भी जो है वो भ्रष्टाचार ने सेंध मारी है। उस पर बात करनी है। साथ साथ ये बात भी करनी है कि एक वो होता है ना अजगर, आपको पता है अजगर अगर कोई शिकार किसी को बना ले तो वो पहले निगलता नहीं है, बाद में निगलता है। पहले उसको जो है चारों ओर से जकड़ लेता है। वैसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी नाम की एक जो पार्टी है, उस पार्टी ने गुजरात को उसी तरह अजगर की तरह जो है चारों ओर से जकड़ के रखा हुआ है। वैसा 28 साल हो गए। गुजरात जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, मोदी साहब का गृह राज्य माना जाता है। मैंने कहा जैसे कम से कम लगातार 28 साल से ये यही पार्टी गुजरात पे सत्ता में है और हर एक बार जो है वो 2/3 मेजोरिटी से उसको सत्ता मिली हुई है। इस बार तो कुछ गजब ही हो गया है कि 156 सीटें मिल गई थी। तो इतने सालों से जब कोई एक पार्टी एक राज्य में सत्ता में बैठी हो, जहां कोई विपक्ष अगर हो भी तो उसकी उतनी औकात ही ना हो कि वो आपको अपने निर्णय लेने से रोके। विपक्ष कब रोक सकता है? मतलब कई बार ये होता है कई राज्यों में कि भाई कोएलिशन की गवर्नमेंट हो, है ना? जैसे कि 90 से 95 के बीच में हमारे यहाँ गुजरात में कोएलिशन कह सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट थी। चिमन भाई पटेल की सरकार थी और पहले बीजेपी ने समर्थन दिया था, वापस ले लिया, फिर कांग्रेस ने दिया था समर्थन। तो वो सरकार चली थी, लेकिन उस समय भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था गुजरात का। तो ऐसी स्थिति में भी अगर सरकारें ग्रोथ कर सके, अगर विल पावर हो तो फिर ये गुजरात ने क्या बिगाड़ा है? इतना सब कुछ देने के बाद इस पार्टी को अगर सबसे ज्यादा पैसा मिला हो तो गुजरात से मिला है, डोनेशन मिला तो गुजरात से मिला, अबानी अंबानी और अदानी मिले तो गुजरात से मिले। तो इसके बावजूद भी ये सरकार इतने सालों से यहाँ बैठकर जो है हमारे गुजरात के लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही है? युवाओं के साथ उनके खिलाफ ये पक्षपात क्यों कर रही है? महाराष्ट्र में अगर चुनाव सर पे आते हैं तो शिंदे साहब ये घोषणा कर देते हैं कि भाई वो जो 12th पास है उसको 6,000 रुपया मिलेगा मंथली अलाउंस। डिप्लोमा अगर किसी के पास है तो फिर उसको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, 8,000 रुपया। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको भी मिलेगा 10,000 रुपया मंथली। मैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे बात के खिलाफ हूं कि इस तरह की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये एस्केपिज्म है। ये वो दर्शाता है कि आपने अपने पूरे कार्यकाल में देश और राज्य के युवाओं के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको एक रोजगार मिले, ताकि ये जो आप भीख या एक तरह से ब्राइब दे रहे हैं उनको, ये मैं इसको रिश्वत कहता हूं, वो आपको देने के लिए मजबूर होना पड़े और उनको लेने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन खैर, मामला ये बनता है कि अगर वहां दिया जाता है तो हमारे ये जो आपने देखा था भरूच का दृश्य, वो 10 जगह खाली थी, कम से कम 2,500-3,000 युवा जो है वहां पे वो जो है वो होटल में घुस गए थे, उसका रेलिंग तोड़ दिया। वो कुछ चंद पटवारी की जगह होती है, वहां पे 8-8 लाख लोग जो है वो वहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे युवाओं ने क्या बिगाड़ा है जो आपको इतना पूरे देश में छाए रहने के लिए जो ऑक्सीजन यहीं से मिलता है आपको, तो भैया उनको भी 8-10-12,000 रुपये दे दे। तो इन सब चीजों पर बात करने के लिए, महिलाओं और बच्चों की स्थिति पर बात करने के लिए, हमने गुजरात कांग्रेस की जो महिला विंग है, उसकी जो अध्यक्षा है जेनी ठुमर जी, उनको हमने आमंत्रित किया है। तो हम उनको जोड़ देते हैं और उनका स्वागत भी कर लेते हैं। जेनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक बड़ी नमस्ते लंबी सी नमस्ते। लेकिन थोड़ी जरूरी प्रस्तावना भूमिका आपने सुनी मेरी, ताकि आप को भी पता चले कि आपको इन सब मुद्दों पर जो आपकी सोच समझ और जो राय है वो आपको रखनी है दर्शकों के प्रति। तो सबसे पहले तो मुझे ये मन हो रहा है कि मैंने देखा था, आप तो वो थी और राहुल गांधी जब आए तब आप भी, और सब सब जो आपके जितने पदाधिकारी थे वो थे वहां पे उस मंच पे जहाँ पे राहुल जी ने भाषण दिया था।
अब क्या लगता है आपको वो भाषण से मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा गुजरात में? एक भाषण से? मेरे भाई, जो मुद्दों की जो प्रस्तावना आपने रखी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि सबसे सही बात और सच्ची बात गुजरात के बारे में आज आप दर्शकों के सामने बोल रहे हैं और ये मुद्दा उठाया है। राहुल जी के जी। भाषण के बारे में बात की। पिछले 28 सालों से ज़्यादा समय से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और अभी तो उनको ये मद में मतलब ऐसे सत्ता के तौर में उनके भारतीय जनता पार्टी आ गई है कि हमें यहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा। गुजरात हमारा गढ़ है और यहाँ पे हम चाहे कुछ भी कर ले, लोगों के ऊपर अत्याचार कर ले, अन्याय कर ले, भ्रष्टाचार कर ले, पर यहाँ की जनता हमें ही चुन के लाएगी, हमें ही वोट करेगी। वो जो कुछ भी एक अभिमान आता जा रहा है, श्योर होते जा रहे हैं, राहुल जी ने शुरुआत की है। ये एक भाषण से कुछ नहीं होने वाला है, पर आने के बाद गुजरात में आकर कार्यकर्ताओं को चार्ज होने के लिए ये भाषण से शुरुआत की है। एक भाषण से फ़र्क कभी नहीं पड़ता है। हालाँकि नरेंद्र मोदी सिर्फ़ भाषणों से बात करते रहते हैं। जो गुजरात की प्रैक्टिस है वो अभी देश में करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो एक पिक्चर दिखाते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हाथी के दाँत जो होते हैं तो वो चबाने के और दिखाने के और होते हैं। वो हम पिछले 28 सालों से ज़्यादा समय से गुजरात में देखते आ रहे हैं। पर इस बार राहुल जी ने जो अपने भाषण से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह को चैलेंज दी है, भाषण से शुरुआत करके कि इस बार आप जो गढ़ मान रहे हैं, जो प्रजा आपको ही वोट देगी, ये आप श्योर होते जा रहे हैं, आने वाले चुनाव में ये आपका भ्रम हम तोड़ के दिखाएँगे। चलिए अच्छी बात है आप तो मैं दर्शकों को बता दूं अगर वो भूल गए हो तो हमने एक बार जेनी जी का इंटरव्यू किया था जब वो अमरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी थी परिणाम नहीं आया था तब रिजल्ट नहीं आया था और हमने पूछा था कि कैसा रहा आपका चुनाव और आपने वो बताया था खैर अभी ये पहले मुद्दा आपसे समझना चाहते हैं ये महाराष्ट्र में 6,000 8,000 10,000 रुपया मंथली अलाउंस एक तरह की रिश्वत है ये मैं मानता हूँ पर अब वो बच्चे जो हैं उनको मिलेगा पैसा। हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। आप तो वहाँ गई भी थी मुझे याद है वो टेट-टाट वाले मामले में और राजकोट गेम ज़ोन में भी आप शायद वहाँ पे गई थी। तो बच्चे तो नौकरी माँग रहे हैं, हमारे यहाँ तो नौकरी तक नहीं मिल रही है, तो स्टाइपेंड की तो क्या उम्मीद करें? हालाँकि हम तो उनके गढ़ माने जाते हैं। यही पिछले कई सालों से हम भी मुद्दा उठा रहे हैं कि गुजरात की जब बात आती है, गुजरात मॉडल पूरे देश में बेचने की बात आती है, गुजरात मॉडल के बारे में पूरे देश में जब चर्चा होती है, तब गुजरात का जो पिक्चर है, वो कुछ और ही देश के पटल पे दिखाया जा रहा है। गुजरात में सब सही है, सब सुखी है, ऐसी चर्चाएँ होती है। पर जब भी हम धरातल पे जाकर देखते हैं, तब कितने सारे आपने जो युवाओं की नौकरियों के बारे में बात की, जो भरूच की बात की, अंकलेश्वर में पिछले कुछ दिन पहले जो घटना हुई, मैं तो घटना ही बोलूँगी क्योंकि सिर्फ़ सिर्फ़ कितनी 10 जितनी नौकरी की जगह के लिए उन्होंने 10 एप्लीकेंट्स का ओपन इंटरव्यू किया था। वो भी कोई ऐसे नहीं कि 10 पास या 12 पास, आईटीआई, एमएससी बीएससी और एमई ये क्राइटेरिया रखा था और 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा युवा वहाँ पे पहुँच गए ओपन इंटरव्यू देने के लिए। ये गुजरात का ओपन मॉडल पूरे देश में चर्चा होना चाहिए। बेरोज़गारी की बात जो लोक रक्षक और पुलिस की जो भर्तियाँ होती है, उसमें जी। 12,000 एप्लीकेंट्स 12,000 जितनी वैकेंसीज़ गुजरात सरकार ने दिखाई और उसमें 15 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। ये दिखा रहा है कि गुजरात का मॉडल सिर्फ़ चर्चा के लिए और अच्छे-अच्छे नाम देने के लिए बात होती है, पर गुजरात को जब देने की बारी आती है, तब नहीं दिया जाता है। राजस्थान में 500 के सिलेंडर दिया जाता है। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले साल ही चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। क्योंकि ₹500 सिलेंडर गैस का इसलिए दिया गहलोत सरकार ने इसकी जाहिरात की थी। गहलोत सरकार ने बोला था कि हम सत्ता में आएँगे तो हम ₹500 गैस का सिलेंडर देंगे। तो अपने चुनावी घोषणा में उन्होंने घोषित किया था कि हम भी देंगे, कि कुछ सीटों का मामला था तो ये एक
कंपैरिजन और ऐसे जो आ जाते हैं और 500 रुपए वहां पे देते हैं। महाराष्ट्र का जो चुनाव आ रहा है इस बार लग रहा है कि टफ पड़ेगा, युवा वहां से खसकते जा रहे हैं, जो उनकी युवा वोट बैंक है खिसकती जा रही है, खिसकती जा रही है। ऐसा अब मालूम पड़ने लगा है भारतीय जनता पार्टी का, तब जाके आंख खुली है कि महाराष्ट्र हम गवाएंगे तो देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ये पूरा क्राइटेरिया कि 12th पास हो तो 6000 स्टाइपेंड देंगे, ये आईटीआई पास हो तो 8000 स्टाइपेंड देंगे और ग्रेजुएट हो तो 10,000 स्टाइपेंड देंगे। ये आपने सही बोला कि आप उनके खिलाफ है, एक्चुअली खिलाफ ही रहने चाहिए, क्योंकि देश में जब प्रधानमंत्री मोदी चुन के आए तब उन्होंने घोषित किया था कि हम हर 1 साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगारी देंगे। कुछ साल बाद अचानक से प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने 5-6 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगारी दे दी। 8 करोड़ को बोल रहे हैं, 8 करोड़ को, बोले 8 करोड़ को दे देंगे। फिर बहुत सारी चर्चाएं होती है कि हमें बताएं आप कैसे 6 करोड़ 8 करोड़ रोजगारी कैसे दी। तो कोई रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा खरीद रहा है तो भी वो रोजगारी में इंक्लूड कर देते हैं। किसी ने अपना स्टॉल खोल दिया तो भी वो मोदी सरकार ने रोजगारी दे दी, ऐसे इंक्लूड कर देते। मतलब जो गुजरात की उनकी प्रैक्टिस थी आंकड़ों से खेलने की, ये सब उनकी आंकड़ों की मायाजाल है। कभी कोई आंकड़ा सच नहीं आता है। लोगों को भरमाने के लिए पूरा एक आंकड़ों का मायाजाल रचना, वो गुजरात सरकार में थे जब मुख्यमंत्री थे तब वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की, तो वो अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहीं से गए तो ये प्रैक्टिस देश के लेवल पे भी जारी रखी है। सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, धरातल पे ना तो रोजगारी है, ना तो युवाओं को अपना भविष्य दिख रहा है। ये जो एग्जाम नीट के पेपर, ये सारे एग्जाम्स के जो मेन एग्जाम्स है उनके पेपर फूट रहे हैं, उनका एज का क्राइटेरिया अपने हाथों से निकल रहा है। मतलब युवा का हाल अभी इस बार मतलब इस समय पे कैसा चल रहा है वो किसी युवाओं को पूछना चाहिए। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक, मैं तो मानती हूँ कि एक कॉन्क्लेव जैसा रखना चाहिए, सारे मीडिया चैनल्स को साथ में रहकर एक रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए कि ये जिला में कितने युवा बेरोजगार है। ये पूरी मुहिम उठनी चाहिए। मैं भी बहुत सारे मित्रों से, बहुत सारे अपने फ्रेंड से चर्चा करने के बाद हम सोच रहे हैं कि हर एक जिला स्तर पर जाकर हम खुद रोजगार बेरोजगार युवा कितने हैं उनका हम आंकड़ा लेकर आए, क्योंकि सरकार के आंकड़ों पे तो हमें कभी भरोसा रहा नहीं है और जब भी धरातल पे जाते हैं तो वो आंकड़ों का डिफरेंस हमेशा से मेजर आता रहता है। तो आप वो जो आप मिली थी वो टाट टेट वाले जो हमारे बच्चे हैं, यस। क्या मतलब उसमें कुछ आपको समझने को जानने को मिला क्या? टेट टाट एग्जाम पास कर दी बच्चों ने। यहाँ पे जो युवा हैं वो सबने, ये एग्जाम है जो इनके एजुकेशन लेवल पे वो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, ये लेक्चर, ये पोस्ट के लिए एग्जाम होती है टेट टाट की। शायद मुझे नहीं पता पूरे देश में होती है कि गुजरात में होती है, पर ये एग्जाम के बाद खुद मंत्री जी ने उनको भरोसा दिलाया था कि हम आपका आपको नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बहुत साल जी। तक वेट करते रहे और अचानक से ही बोल दिया विद्या सहायक करके कि विद्या सहायक की ज्ञान नौकरी मतलब सहायक, ज्ञान ज्ञान सहायक कि ये नौकरी आप कर ले लो। ये टेट टाट पास करके गवर्नमेंट की कायमी नौकरी तो आपको मिलने से रही, ये ज्ञान सहायक की नौकरी ले लो, पर महीना 12,000 की सैलरी मिलेगी और कुछ भी सरकारी जो लाभ होते हैं वो नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम टाइप का। तो पूरा 11 आंदोलन महीने का अभी कॉन्ट्रैक्ट, 11 11 महीने महीने का का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी वो आंदोलन पे हम जब गए थे, पूरा एक मंच है, जनमंच करके चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो जनमंच में पूरा आंदोलन करता है सबको बुलाए। बहुत सारी महिलाएं वहां पे थी कि लिटरली दे वर क्राइंग, रो रही थी कि हम क्या करें, हमने अपने बच्चों का कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस किया, फैमिली का सेक्रीफाइस किया, ये एग्जाम्स पास की, हम ये सोच रहे थे कि आने वाले 2 सालों में हमें नौकरी मिल जाएगी, हमने अभी तक शादी नहीं की है, हम सोच रहे कि हम अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा मदद रूप हो सके और उसके बाद हम सेटल होके शादी करें। तो वो कितने सालों से वेट कर रही है, ऐसी महिलाएं रो रही थी सबसे ज्यादा। मयूर भाई, ऐसा सब कुछ जब होता है ना सिचुएशन, तब सबसे ज्यादा किसी को भुगतना पड़ता है तो मैं मानती हूँ कि ये महिलाओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि
एक सोसाइटी की सिस्टम है कि आपको शादी भी करनी है, आपको परिवार भी बसाना है, आपको सेटल भी होना है। ये सबकी एक एज निकल जाती है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाती है महिलाएँ जो युवतियाँ हैं, हम उनको युवतियाँ बोलते हैं कि अभी आगे क्या करना है, नौकरी के लिए वेट कर ले, शादी कर ले, अभी आगे कुछ खुल नहीं रहा है तो बच्चे कर ले, मतलब फैमिली का आगे बढ़ा ले, क्या करना, कुछ करना, ऐसे रोती हुई महिलाएँ आगे आके आंदोलन करती है और गुजरात सरकार में उनको कितनी मार पड़ती है, घसीट-घसीट के, बाल खींच के 5-5 दिन तक ऐसे जेल में रखा जाता है कि जहाँ उनके पेरेंट्स को, फैमिली को पता तक नहीं होता है कि हमारी बेटियाँ हैं कहाँ पे। 9 बजे के बाद धरपकड़ नहीं कर सकते, फिर भी पुलिस आके पकड़ के ले जाती है, कहाँ ले जा रहे हो, कुछ बोलती नहीं है और ये सारी सिचुएशन कभी मीडिया में दिखाई नहीं जाती है। ये गुजरात का मॉडल है कि यहाँ पे सब अच्छा है, सब चंगा है कि बात करने के लिए यहाँ के मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की बोलती बोलती बंद करने के लिए जितनी ये सरकार मेहनत कर रही है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि ये सरकार युवाओं के लिए कुछ कर ले तो भी बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। आ सकती है। आखिरी में एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपका कांग्रेस में भी ज़िम्मेदारी यही है, महिला विंग देखती हैं आप तो वो जो कल पता चला कि वो जो सरस्वती साधना योजना के तहत वो जो बच्चियों को, बेटियों को घर से स्कूल जाने के लिए और स्कूल से घर आने के लिए वो साइकिल दी केसरी जाती है। केसरी रंग से रंगी हुई साइकिलें जो दी जो दी वो भी जाती है। एक अलग-सा मुद्दा है कि ये ठीक है, यस। तो अब उसमें भी घपला है। कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए का घपला है। प्रति साइकिल जो है वो कुछ 500 रुपए एक्स्ट्रा जो है उसमें घोटाला किया गया चलाए जा रहे हैं। और सबसे ऊँचा टेंडर पास कर दिया जाता है। ये ये कैसे देखती हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी का अभी नाम भारतीय घपला पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी बोले तो भी गुजरात में मैं मानती हूँ कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार इतनी हद तक नीचे उतर चुका है कि अभी किसान भी अपना छोटा-सा नाम का चेंज कराने या कुछ भी सर्टिफिकेट लेने के लिए भी अपनी तालुका या ब्लॉक कचहरी पर जाता है तो वहाँ पे भी 500,000 रुपए देने पड़ते हैं और वो उनको नॉर्मल लगता है क्योंकि इतनी हद तक ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है कि अभी गुजरात की जनता को पता ही नहीं चल रहा है कि ये भ्रष्टाचार है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये इतना शिष्टाचार 28 साल हुँ? सॉरी? शिष्टाचार है ये। ये शिष्टाचार हाँ, शिष्टाचार लिटरली शिष्टाचार हो गया है। अधिकारियों को हम जाकर पूछते हैं तो बोले हमें ऊपर देना पड़ता है, ऊपर पूछे तो उनसे ऊपर देना पड़ता है, मतलब ऊपर कहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये ज़िम्मेदारी भी मैं मानती हूँ तब तक प्रधानमंत्री को खुद को लेनी चाहिए क्योंकि जब अपना नाम मोदी की सरकार जब अच्छा होता है तो मैंने किया, जब बुरा होता है तो किसी अधिकारी ने किया। ये जो राजकोट में हुआ है, जब भी वहाँ नेताओं का नाम आता है कि वहाँ पे नेता लोग भी जाते थे, भारतीय जनता पार्टी की मीठी नज़र भी रही, फिर भी वहाँ पे किसी का नाम आप ले नहीं सकते हो। किसी मीडिया चैनल भी ले, तो उनको कैसे उनके ही प्रेशर टेक्निक से नाम दबाने के या पुलिस डिपार्टमेंट को ये पूरी जाँच दबाने के लिए मतलब ये अभी आप बोले ना शिष्टाचार टाइप हो गया है। जैसे आपने साइकिल की बात की, तो ये ग्रिमको कंपनी के को एक टेंडर दिया गया था। पिछले जी, साल भी यही कंपनी थी, इस साल भी वही कंपनी है। मैं मानती हूँ कि ये भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन गया है, पर उसके बावजूद, इतने पैसे लेने के बावजूद भी बच्चियों को साइकिल नहीं मिल रही है। आप केसरी नहीं रंग से रंग दो, थोड़े सालों में आप उनके भारतीय जनता पार्टी की रहम से आप ये साइकिल के पेडल मार चला पा रहे हो, ऐसा कुछ लिख दो, पर दो तो सही, अब तो ये भी बंद कर दिया है। इतना सारा भ्रष्टाचार मतलब आपने टेंडर की बात की, ग्रिमको कंपनी के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं टेंडर के, वो भी चेंज करने के ऑर्डर्स सीएम के ऑफिस से आए और ये पूरा सीधा हम बहुत डिटेल में गए तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से बोला कि टेंडर यही कंपनी को जाएगा। महाराष्ट्र से भी ऊँचा टेंडर, राजस्थान गवर्नमेंट से भी ₹500 महाराष्ट्र से 400 समथिंग रुपए महँगी साइकिल यहाँ पे 1 साइकिल, तो सोचिए आप भ्रष्टाचार कितना है। और ये तो हर साल की बात है, कितने सालों से आप साइकिल दे रहे हैं? आप कह रही हैं कि मुख्यमंत्री की ऑफिस से ये सूचना गई कि इसी कंपनी को टेंडर मिलेगा।
बहुत डिटेल से जाकर गए तो वहां लास्ट पॉइंट तो मुख्यमंत्री के कार्यालय आया था कि ग्रिमको कंपनी के स्पेसिफिकेशंस चेंज होना था और सबसे लोएस्ट प्राइस के टेंडर को ये टेंडर लगना चाहिए था। उसके बजाय सबसे हाईएस्ट प्राइस जिनकी थी उनको टेंडर लगा है, तो किसी की तो मीठी नजर होगी, या तो किसी की तो पार्टनरशिप होगी, या तो किसी की अभी तो चुनाव गए हैं, अभी थोड़े से एमएलए बचे हैं, कुछ को खरीदना भी रहेगा कि कहीं और भी ये सब करना रहेगा, तो पैसा तो चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लोगों का कुछ भी हो, 156 सीट की सरकार आई, 2022 में अभी आई, फिर भी आप एमएलए खरीदते जा रहे हो, मतलब करना क्या चाहते हो? करना ये चाहते हैं कि हम कितना भी भ्रष्टाचार करें, सामने बोलने वाला कोई ना रहे, कोई डिटेल हमारी निकालने वाला ना रहे, कोई हमारे आंकड़े पूछने वाला ना रहे, कोई विधानसभा में उठ के हमें बोलने वाला ना रहे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, इसके लिए ये सब हो रहा है। तो ये गुजरात मॉडल मैं मानती हूँ कि जैसे 2014 में पूरे देश में गुजरात मॉडल की बात रख के सरकार आई है, यही गुजरात मॉडल की बात ओपन करके पूरी जो हकीकत है सबके सामने लाकर पूरे देश में से सरकार जानी चाहिए। बात सही है, क्योंकि ये सरकार ने सिर्फ जो है वो पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है, प्रदेश को मिल कुछ नहीं रहा है, जनता को असगर कुछ भी मिल अब नहीं तो रहा। शर्म आने लगी है, असगर गोपी भी, कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपैरिजन मत करो, मैं तो अपने शिकार के लिए या अपने भोजन के लिए जकड़ता हूँ। ये किसके लिए जकड़ते हैं? ये क्यों इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं? युवाओं के साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों होता है? महिलाओं के साथ क्यों होता है? हर एक वर्ग के साथ इतना अत्याचार होता है, और फिर आप सिर्फ ये बोलते हो कि हमारी 156 सीट वाली सरकार, विकासशील गुजरात, गुजरात मॉडल, ये अच्छे-अच्छे मैं मानती हूँ तब तक ये नाम रखने में माहिर हो गए। अच्छे नाम दे दो, सबको देखिए, सुनने में अच्छा नाम लगना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, पीछे आप कुछ भी करते रहो। यहाँ पे थे मोदी सरकार, मोदी साहब जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब नारा दिया था कि मैं खाता भी नहीं हूँ, मैं खाने देता भी नहीं हूँ। और अब पूरा उल्टा हो गया है, जितना मर्ज़ी खाओ और जितना मर्ज़ी आप भ्रष्टाचार करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। आप उतने बड़े नेता तब बनोगे जितना आप ज़्यादा खा सकोगे। अभी का सिस्टम ये चल रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात। और चलिए, तो उम्मीद करते हैं, अब उम्मीद तो ये है कि कुल मिला के, अब जैसे मैं जर्नलिज्म करता हूँ इतने सालों से, तो मुझे एक उम्मीद ये होती है, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ। अभी ये तो लगातार 28-29 साल से एक सरकार एक पार्टी की है। मैं ये मानता हूँ कि सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए। तभी क्या होता है कि जो लगाम है वो सही लगाम जनता के हाथों में होती है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जनता की पपेट होती है, किसी और की नहीं होती है। जो है कुछ हो नहीं रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक अच्छे विपक्ष के तौर पर जो है गुजरात में आप। ये है कि जनता भूलने लगी है। जनता भूलने लगी है कि लगाम हमारे हाथ में है। जनता को अब ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अ, अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमें अपने फैमिली को, मुझे, मेरे बिज़नेस को कहीं भी प्रेशर करके प्रॉब्लम करेगी। तो गुजरात की जनता को झुंड में आके मैं मानती हूँ कि सरकार से लड़ना चाहिए। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टीज़, ये सब मुद्दे साइड में रख के अपने हक अधिकार के लिए सबको एक साथ एकजुट होके आगे आना ही पड़ेगा, वरना ये तो क्या करेंगे अभी आने वाले सालों में गुजरात का और देश का हाल मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बात सही है आपकी जेनी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने अपना वक़्त निकाला और हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों के साथ अपनी बात रखी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्षा थी जेनी ठुमर जी। उन्होंने अपनी बात आपके समक्ष रखी, आपने बातचीत सुनी। अब आपसे उम्मीद ये है कि आप इस बातचीत को सुनने के बाद आपके मन में क्या राय बनती है, क्या प्रतिभाव आता है, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, वो आप ज़रूर से जो है लिख के हमको ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बातचीत अगर आपको ये कुछ अच्छी लगी हो, जानकारी आपको सही लगी हो, तो लगा हो कि ये बहुत सीधी और सच्ची बात हुई है, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और हमारी जो इस वीडियो की लिंक है, इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाएं।
आप जानते हैं कि हम बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी ईमानदारी से ये कोशिश लगातार करते हैं कि गुजरात की जो सही खबर है, सच्ची खबर है, वो आप तक पहुंचे। तो उसमें आप जितने लोग जुड़ेंगे तो हमारी सहायता हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।